हाँ, तो आज अपन पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। स्वतंत्र भारत की राजनीति वाला जो वाली बुक है आपकी, यानी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है इसका चैप्टर 1 अपन ने बहुत ही मजेदार तरीके से चैलेंजेस वाला था, यानी चुनौतियों वाला था, वो कंप्लीट कर लिया। और आज अपन जो स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर इसी बुक का, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि एक दल का प्रभुत्व जो रहा भारत के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है। लेकिन इससे पहले आपको मेरी एक स्टोरी सुनिए पूरी चैप्टर की, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल बैकबोन का काम करेगी वो। बहुत ही शानदार तरीके से उस पूरी कहानी को दिमाग में फिट कर लेना, और उस कहानी को अगर दिमाग में फिट कर लिया तो फिर इस चैप्टर को सिर्फ नोट्स ही लिखने, वो भी मन से लिख लोगे आप। इतना मजेदार स्टोरी है, क्योंकि जब तक बेस मजबूत नहीं होगा नोट्स बनाने में कोई वो बात नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरी आदत है हर चैप्टर में पहले पूरा आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वैसे ही इसकी भी आपको पूरी हिस्ट्री सुननी है, एक स्टोरी सुननी है, वो एक हिस्ट्री का काम करेगी, इतिहास का काम करेगी। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आई जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद में। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आई वो हमने पढ़ ली। उनमें सबसे मेन चैलेंज था वो ये है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, यानी कि चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी को बिल्डिंग कैसे करें, कैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र भारत के अंदर स्थापित करें, बहुत बड़ा मुद्दा था ये। ठीक है, भारत के अंदर। तो अब क्या किया जाए, आपको पता है हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो चुका था, हमारा देश संविधान बन चुका, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिख दी गई थी साफ साफ कि अब आपको जो भी काम करना है वो संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बड़ा चैलेंज और कि अब हमें जो भी काम करना है वो संविधान के अंदर रह के काम करना है। ठीक है, और अब हमें उसमें लिखा हुआ था कि आपको अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करनी है इंडिया के अंदर तो आपको उसमें चुनाव कराने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अब हमने सोचा कि यार इलेक्शन जब कराएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन थी 17 करोड़, तो उसमें मतदाता थे, पॉपुलेशन तो ज्यादा थी, लेकिन 17 करोड़ वोट करने वाले थे जो एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं। लगभग 17 करोड़ मैंने नाम लिया है, वोट देने वाले लोग थे लगभग। अब इन 17 करोड़ का कैसे करें, क्योंकि मोस्टली अनएजुकेटेड थे, शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, गरीब और अनपढ़ों की लोग बहुत ज्यादा थे। मात्र 15% लोग, 15% लोग पढ़े लिखे थे। अब इतना बड़ा चैलेंज कि करें तो क्या करें, कि अब सबसे पहले फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं कि चुनाव तो कराने पड़ेंगे। तो बोले चुनाव कराएंगे, तो चुनाव कराएंगे कैसे। आज भी इंडिया के अंदर अगर चुनाव होता है तो आपको पता है उसके ऊपर एक संस्था, एक बॉडी काम करती है। एक बॉडी जो काम करती है उसका नाम है चुनाव आयोग, जो मैंने अभी आपको 11th चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था। ये वाला टॉपिक चैप्टर 3 है आई थिंक। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन काम करता है, और इलेक्शन कमीशन है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। मतलब उसके ऊपर किसी भी सरकार का, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल से जानना हो तो आप 11th क्लास का चैप्टर 3 में मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ाया है, उसको जाके आप पढ़ सकते हो। उसमें पूरा सिस्टम मैंने बता रखा है, लेकिन फिर भी अभी बता दूं मैं आपको। अब वो हमने स्थापित कर दिया 1950 के अंदर। ठीक है, 1950 के अंदर 1950 में हमने उसका गठन किया इलेक्शन कमीशन का। जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त बने, वो हमारे बने सुकुमार सेन। अभी सबको लिख दूंगा, थोड़ा सुन लो, स्टोरी सुन लो। सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त बन गए, और फिर हमने कहा चलो साहब अब चुनाव कराते हैं। ठीक है, बॉडी बना दी, संस्था बना दी, चुनाव आयोग बना दिया, उसके अंदर जो फर्स्ट चीफ है वो बैठ गए। अब उन्होंने काम करना शुरू किया। काम करने के लिए जैसे ही गए तो उनके सामने 2 बड़े चैलेंज आ गए। कौन से 2 चुनौतियां आई। पहली चुनौती तो ये कि 17 करोड़ वोटर हैं, 17 करोड़ मतदाता हैं। अब इनको कैसे एक वो क्या नाम मतदाता सूची बनाई जाए। आपको पता है कि जो भी वोट देता है उससे पहले घर पे अपना एक वोटर आईडी कार्ड होता है, उसके वो अपन लेके जाते हैं, या फिर एग्जाम इलेक्शन से पहले बन जाता है, बनवा लेते हैं, उसके बिना हमारा वोट नहीं पड़ता। वैसे अब कैसे मतदाता सूची अपन पूरी बनाएं कि ये इसका नाम है, ये इसकी एज है, यहाँ का निवासी वगैरह उसमें लिखा हुआ, और वो वोट देने के लिए उसको जब वोट देने के आए उस दिन उसको लेके आए। एक तो ये बड़ा चैलेंज, क्यों, क्योंकि 17 करोड़ पॉपुलेशन और इतने सब के सब अनपढ़ और गरीब, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल काम था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो बाउंड्री है, जो चुनाव क्षेत्र को सीमांकन करना, चुनाव क्षेत्र कितना होगा, मतलब जो हमारी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फिक्स करना, उसकी बाउंड्री फिक्स करना
कि कितनी जगह में एक एमएलए को खड़ा किया जाए, कि मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक एमएलए सीट रखी गई थी, लेकिन फिर भी ये बाद में रखी, पहले सोचा गया कि कितनी कितनी जगह लिए जाए, कि इतनी जगह पर एक एमएलए होगा या फिर इतना पे ये होगा ये होगा। बहुत बड़ा चैलेंज, 2 बड़े चैलेंज हो गए। और चलो ठीक है, वो जगह वाली तो एडजस्ट कर लिया कि यहाँ तक एक एमएलए सीट होगी, मतलब एक विधायक होगा या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, इनके एमपी होगा। वो तो चलो मामला ठीक है, सरकार के हाथ में था, इतना इतना एरिया कवर कर लिया। दिक्कत आई मतदाता सूची बनाने में, यानी कि मतदाता सूची का मतलब होता इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स जब बनाई गई, मतदाता सूची जब बनाने के लिए लोग गए, लोगों ने नाम लिखे। आपको पता है जब मतदाता सूची बनाई जाती है तो वहां पर स्टार्टिंग नाम लिखना पड़ता है कि आपका नाम बताओ, फादर्स नेम बताओ, निवासी जो भी हो सब, या फिर कोई वाइफ हस्बैंड का नाम, आपके पति का नाम, आपकी पत्नी का नाम, आपके बच्चों के नाम, वो पूछे जाते हैं। लोग जैसे ही पूछने के लिए गए तो पहले एक परंपरा थी, पहले एक सिस्टम था, बहुत पुरानी बात है, 1950 की बात है। तो फिर उस टाइम पे क्या था कि कोई भी जो लेडीज थी वो अपना नाम बताती नहीं थी, और मोस्टली ना अनपढ़ लोग थे, वो नाम रखते भी नहीं थे, ऐसे ही कहते थे कि भाई काली मम्मी कहाँ गई, ठीक है, रामुडा की काकी कहाँ चली गई, अल्लाह की बीवी, फलां की मम्मी, ठीक है, फलां की बेटी, ऐसे अल्लाह फलां, रामुडियो, काड़ियो, धोड़ियो, ऐसे नाम थे पहले, कुछ ज्यादा बड़ा वो था नहीं। तो अब जब लोग नाम लिखने के आए, और दूसरी बात ये भी थी, पहले की औरतें अपने हस्बैंड का नाम और नहीं लेती थी, ये भी सिस्टम था। अब जैसे वो नाम लिखने के लिए गए, सपोज नाम लिखने वाले, तो वहां पर अगर कोई लेडीज थी, बेटी थी, तो उसको पूछा कि आपके हस्बैंड का नाम, अब हस्बैंड का नाम मरे नहीं बताए, क्योंकि सिस्टम है, संस्कृति है कि अपने पति का नाम नहीं बोलती पहले, आजकल तो नॉर्मल है, लेकिन पहले ऐसे ऐसे सिस्टम था, और उसका भी इफेक्ट रहा, उन्होंने अपने पति का नाम नहीं बताया, ऐसे ही कह दिया रामुडिया के पापा, या फिर ऐसा बोले रामुडिया काका, जो भी उस टाइम पर ऐसे नाम थे। अब करें तो क्या करें, बहुत मुश्किल काम हो गया। तो फिर ऐसा जब वो लिस्ट ऐसी बना के लोग लाए, क्योंकि नाम उन्होंने क्या बताया कि रामुडिया की मम्मी, कालिया की काकी, ऐसा लिख लाए, उसके अंदर लिख के लेके आ गए। फिर जैसे ही लिख के आए छोटा की बड़ी माँ तो ऐसे नाम लिख के लेके आए। तो जैसे ही सामने नाम लिख के लेके आए, तो जो हमारा चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन था, उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने देखा तो 40 लाख महिलाओं के नाम लिखे हुए नहीं थे, 40 लाख वुमेन्स के नाम ही नहीं थे, वो ऐसे ही थे, अल्लाह की बेटी, फलां की बीवी, फलां ऐसे नाम लिखे हुए थे। अब उसने कहा क्या करें इनका, ये कोई नाम थोड़ी ना होता है इनका, ये तो चलेगा नहीं। तो फिर जो नाम लिखने के लिए गए थे, उनका दिमाग खराब हो गया कि यार इतनी बड़ा काम, और इलेक्शन कमीशन माने नहीं रहा, हम क्या करें, जो बताया वही लिख के लाए, हम क्या करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, किसी न किसी का नाम तो बताइए कुछ ना कुछ। तो आप एक काम करो, या तो इसमें कोई काट छांट कर लो, क्योंकि 17 लाख पॉपुलेशन को फिर से लिखना, एक हिमालय की चढ़ाई करना जितना दुष्कर काम था, बहुत बड़ा मुश्किल। आपको पता है हिमालय की जो चढ़ाई करते हैं इतना भयंकर हालत खराब हो जाती है, वो उससे भी बड़ा मुश्किल काम ये था, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें। तो फिर कैसा न कैसा करके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, थोड़ी बहुत काट छांट करके इसको कैसे एडजस्ट करके इलेक्शन तो कराओ यार, कुछ तो करो। तो फिर उसमें थोड़ी बहुत काट छांट करी गई और चुनाव स्वतंत्र तरीके से, मतलब वो काम हो गया, करवा लिया गया। बड़ा मुश्किल काम जो था। अब जब स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन ने भी सोचा था कि यार ये तो नॉर्मल सा काम है, करा लेंगे आराम से, कुछ महीनों का काम है, हो जाएगा। 1950 के समथिंग दिमाग में आई कि 1950-1950 के करीब चुनाव हो जाएंगे, ऐसा दिमाग में आया कि लगभग करा लेंगे यार 1950 समथिंग चुनाव हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फाइनली चुनाव कब हुआ? फाइनली चुनाव हुआ अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक। वहां जाके चुनाव खत्म हुए, महीना भर मतगणना वगैरह, मतलब वोट काउंटिंग के अंदर लगे, मतलब लगभग 6 महीने का टाइम हमारे को लगा। बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जैसे तैसे करके काम सही तरीके से हो गया। खूब सारे आलोचक भी थे, खूब सारे हमारी उस टाइम पे बुराई भी करने वाले थे कि ये जो आप काम कर रहे हो, हमारे इंडियंस जो नेता थे, चाहे नेहरू जी हो चाहे और भी नेता हो, उन कांग्रेस पार्टी, उनको ये कहा गया कि आप ये काम तो कर रहे हो, लेकिन यार इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने एक बड़ा चैलेंज और स्वीकार कर रखा था। और हमने उनको ये कहा, जो हमारे आलोचना करते थे, कि हम चुनाव कराएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे, बिल्कुल सही तरीके से करवाएंगे, ईमानदारी से कराएंगे, ऑनेस्टी के साथ करवाएंगे, और उसके साथ में हम महिलाओं को भी शामिल करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सभी का मत देने का अधिकार है, हम सबको वोट दिलाएंगे। क्योंकि ये मैं लेडीज वाली बात, स्त्रियों वाली बात क्यों कह रहा हूं, महिलाओं वाली बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर
पहले जहां जहां डेमोक्रेसी थी या फिर जहां जहां डेमोक्रेसी काम था और चल रहा था, डेमोक्रेसी स्थापित थी, लोकतंत्र स्थापित था, वहां पर महिलाओं से वोट नहीं पड़वाते थे, महिलाएं वोट देने का हक ही नहीं था। लेकिन हमने कहा कि नहीं, महिलाएं भी वोट देगी इस बार। एक बड़ा चैलेंज अपन ने और ले लिया है, क्योंकि महिलाएं तो बिल्कुल भी, जैसे 40 लाख की प्रॉब्लम आई तो महिलाओं की आई, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। 15% पॉपुलेशन मोस्टली पुरुष ही पढ़े लिखे थे, महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी थी, बहुत मुश्किल काम हो गया। फिर भी हमने कहा कि नहीं, हम तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ इलेक्शन करवाएंगे और बहुत तरीके से काम करेंगे, देखना आप। फिर हमारे जो आलोचना करने वाले लोग थे, मैं आपको 2-3 का नाम बताता हूँ। एक तो हमारा हिंदुस्तानी संपादक था कोई, मतलब इंडियन एडिटर था, जो संपादक काम करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, ऐसा मीडिया के अंदर काम करने वाले लोग। उसने क्या कहा कि देखना, ये जो अभी चुनाव तो ये करवा तो रहे हैं इस हिसाब से, लेकिन आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा ये, यानी कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, ये उसने बात कही। ठीक है। ऐसे ही एक अंग्रेज ICS अधिकारी था, जो अंग्रेजों की तरफ से काम करता, ब्रिटिश ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर काम करता था, एक नुमाइंदा था, एक बंदा था। उसने भी एक बात कही थी, हमारी मतलब बुराई करी थी, एक कटाक्ष किया था, आलोचना की थी। उसने एक बात कही थी कि आने वाला वक्त मतलब जो ये अनपढ़ लोग हैं, मतदान करने वाले अनपढ़ लोगों का एक बेढंगा सा रूप देखेगा, बेढंगी नौटंकी देखेगा, देखना आप आने वाला वक्त, क्योंकि उसे ये पता था कि सक्सेस होगा नहीं। उसने ये बात कही। ठीक है। ऐसे ही एक मैगजीन चलती थी, ऑर्गेनाइजर करके एक पत्रिका चलती थी, उसके अंदर भी लिखा गया कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर एक प्रमुख नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी देख लेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ में, यानी सार्वभौम मताधिकार के साथ में चुनाव करवाना उनके लाइफ में कितनी बड़ी गलती होगी, बहुत पछताएंगे देखने के। इतनी आलोचनाएं हुई हमारे इलेक्शन करवाते टाइम कि देखना भारत की, यहाँ के लोगों की बहुत बुरी हालत है, सारे के सारे बोले अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, इनको क्या पता चुनाव क्या चीज होती है। लेकिन हमने चुनाव करवाए, हालांकि चुनाव 2 बार स्थगित भी करने पड़े कोई कारणवश, लेकिन फाइनली चुनाव हमारे अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक 6 महीने टाइम पीरियड में, 5 महीने और महीना भर लगे मतगणना वगैरह, चुनाव वापस काउंटिंग वगैरह में, तो 6 महीने तक हमने शानदार तरीके से चुनाव इलेक्शन करवा ली। ठीक है। और बहुत ही इनकी मतलब कि बात बिल्कुल जुबान चुप हो गई जब जैसे ही चुनाव हुआ तो लोगों से पूछा गया कि बताओ चुनाव कैसे हुए, तो उनका बिल्कुल फेयर, बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ। हारने वाले से भी पूछा कि तू बता भाई, तू सही बताएगा, तो हारने वाले बंदे ने कहा नहीं मैं तो हार तो जरूर गया, लेकिन चुनाव बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुए थे। सबसे पूछा, सारे के सारे लोग अचंभित रह गए कि अरे यार ये क्या, सब जितने भी ये आलोचना करने वाले बिल्कुल मुंह बंद हो गया। इतना जबरदस्त तरीके से हमारा ये काम हुआ। और आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में, ध्यान सुनना, लोकतंत्र के इतिहास में 1952 का चुनाव, क्योंकि उस चुनाव को 1952 का प्रथम आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, जो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ था, उसको 1952 का आम चुनाव, यानी कि द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, 1952 का जनरल इलेक्शन था, आम चुनाव था ये, पहला प्रथम आम चुनाव। ठीक है। अभी सारी बात लिख दूंगा शॉर्ट में। 1952 का आम चुनाव ये था और बहुत तरीके से, शानदार तरीके से हमारा हुआ। और आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में, मतलब डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, ये मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है। लैंडमार्क की तरह काम किया इसने हमारे 1952 के चुनाव ने। सभी ने प्रशंसा करी और भारत की तो खासतौर से बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से प्रशंसा इसमें हुई। फाइनली हुआ क्या, जैसे इलेक्शन हुआ तो 1952 के अंदर जैसे इलेक्शन कंप्लीट हुआ, और तो वहां पर हमारे जो MP थे, लोकसभा चुनाव है, पहला आम लोकसभा चुनाव था, तो लोकसभा चुनाव के अंदर 489 मेंबर थे उस टाइम पर, 489, 489। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी जीती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए जीती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सारे नेता थे जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के अंदर, जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पर वो सारे नेता काम कर रहे थे। ठीक है। वो सारे नेता काम कर रहे थे, वही नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए, तो लोगों की पसंद थे, वो लोगों की पसंद वही थी कि वही नेता उनकी पसंद थी, तो उनको सबने वोट किया और कांग्रेस पार्टी जीती। और 364 सीट पहली बार इसके अंदर 489 में से 364 सीट जीत के लाई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सेकंड कम्युनिस्ट पार्टी रही जिसकी 16 सीटें आई थी। ठीक है। ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी 16 सीटें उसकी आई थी। सेकंड और फिर छोटे मोटे दल और भी थे, जनसंघ वगैरह, जनसंघ की 3 पार्टी आई थी, ऐसे छोटी मोटी पार्टियां थी, कुछ निर्दलीय मतलब ऐसे जीत गए, छोटे मोटे ऐसे करके जीते। ठीक है। और फिर जब सेकंड इलेक्शन हुआ 1957 का, 1957 का,
उसमें थोड़ी सीटें बढ़ गई थी, जो 489 थी वो 494 हो गई, ठीक है, 454 सीट हुई। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी फिर वापस जीती, दबदबा रहा उसका भी, और फिर कांग्रेस पार्टी ने जो है 371 सीट लेके फिर कांग्रेस सरकार बनी। फिर जो 62 का इलेक्शन हुआ 1962 के अंदर, जिसके अंदर भी वही 494 454 सीटों का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, और उसके अंदर भी कांग्रेस ने 361 सीट लेके अपना दबदबा कायम रखा। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, और हमने फाइनली चुनाव बहुत तगड़े तरीके से करवा ली। अब मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको लिख देता हूँ, ये पूरी बातें इमेज बन जाएगी, तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चैप्टर अपना ये है, तो मैं कुछ स्टार्टिंग से बात करता हूँ, काफी चीजें आपकी रिविजन भी हो जाएगी, और शॉर्ट चार्ट को जो मैं लिखवा रहा हूँ आज उसको आपको मेरे साथ बनाना भी है। कि इस बात करते हैं हमारे संविधान की, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम अगर बात करें, शुरुआत से बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप। संविधान की अपन अगर बात करें तो संविधान के अंदर 3 बातें हैं हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, कि जो हमारा संविधान जो है, सबसे पहले हम जिसे बोलते हैं अंगीकृत। हालांकि ये चीजें मैं बता चुका, लेकिन फिर भी अपन को एक बार जानना जरूरी है, ठीक है। अंगीकृत बोल दो, चाहे जिसको अपन अडॉप्ट बोलते हैं, अडॉप्टेड, ठीक है, वो हुआ अपना 26 नवंबर 26 है, ठीक, जो मैं आपको बहुत पहले चीजें लिखवा चुका 11th के अंदर भी शानदार तरीके से, लेकिन एक बार ये पूरी हिस्ट्री जानना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को फिर मैंने आपको कहा था कि सिग्नेचर्स हुए हमारे संविधान के ऊपर, संविधान सभा के मेंबर ने सिग्नेचर किए थे, 284 मेंबर ने सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर किए, ठीक है, हमारे संविधान के ऊपर, संविधान सभा मेंबर ने। वो हमारे वहाँ 24 जनवरी 1949 को, और फाइनली जो हमारा संविधान लागू हुआ या काम करना चालू किया, इफेक्ट हुआ इसका, फाइनली लागू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ये बातें थी, और इसमें सारी जो मैं अभी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, वो बातें संविधान में लिखी हुई थी कि आपको चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष कराना है। निष्पक्ष कराने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमने क्या करा, एक चुनाव आयोग बनाया, ठीक है, हमने एक चुनाव आयोग की स्थापना की, चुनाव आयोग, ठीक है, यानी कि हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। ओके, और इलेक्शन कमीशन अपने कब बनाया, 1950 के अंदर, पूरी बात समझना। इलेक्शन कमीशन की हमने स्थापना की 1950 में, यानी कि इसका गठन किया 1950 में। और दूसरी बात कि जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बने, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, पूरी बात समझना, कमिश्नर बने, यानी कि जो पहले निर्वाचन आयुक्त हमारे जो बने, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, पहले निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, वो बने सुकुमार सेन, यानी कि सुकुमार सेन हमारे पहले जो है निर्वाचन आयुक्त बने। निर्वाचन आयुक्त मैंने अभी स्टोरी आपको सुनाई थी, सही तरीके से काम कर रही थी, काम करने का सोचा, सुकुमार सेन हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त बन गए। लेकिन इनके सामने 2 चैलेंज आ गए, 2 चुनौतियां, ठीक है, 2 चुनौतियां बोल दो, चाहे 2 चैलेंज बोल दो। बहुत बड़ा चैलेंज रह गया था कि जो बाउंड्री है चुनाव क्षेत्र की, ठीक है, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन, बहुत बड़ी ये दुविधा थी, यानी कि जो अपन ड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप ये समझ लेना, ड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया जाए, कितनी बाउंड्री रखी जाए। और दूसरी दुविधा ये थी, वो थी मतदाता सूची की, मतदाता सूची कैसे तैयार की जाए, इलेक्टोरल रोल्स ये आ रहा है, इलेक्टोरल रोल्स कैसे तैयार की जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर समझना आपको, राजनीति पढ़ रहे हैं आप, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को हमेशा दोनों भाषाओं में पढ़ो, क्योंकि मोस्टली हम अगर बात करें किसी बड़े बुजुर्ग से, तो आप वहां इंग्लिश नहीं बोल सकते, सारे खास तौर से पॉलिटिकल साइंस तो दोनों लैंग्वेज में सीखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारे सामने, इन चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां आई। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे ही चुनाव आयोग के सामने जो पहली क्या बोलते हैं उसको मतदाता सूची प्रकाशित हुई, ठीक है, मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल्स, इसका जैसे ही ये पब्लिश हुई, पब्लिश का मतलब इसका जैसे ही प्रकाशन हुआ,
पहला प्रकाशन हुआ या फिर इसके डेटा जैसे ही बाहर आए तो पता चला कि 40 लाख जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके जो नाम है वो थे ही नहीं। 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं थे। मैंने जो एग्जांपल ली थी उस हिसाब से नाम लिखे हुए थे। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ईसी यानी कि चुनाव आयोग, इसने कर दिया मना कि नाम लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम क्या माने बताओ, कौन करेंगे? इसने मना कर दिया चुनाव आयोग ने। फिर कैसे इलेक्शन कमीशन को कैसे करके समझाया गया और कहा गया यार इतना बड़ा काम वापस थोड़ा ना हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर कुछ परिवर्तन कर दीजिए इसके अंदर, और इसको कैसे न कैसे करके ठीक करके मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि बिकॉज 17 करोड़ पॉपुलेशन थी, मतदाता थे, पॉपुलेशन नहीं थी, मतदाता ओनली फॉर वोटर। 17 करोड़ वोटर थे और इतना बड़ा काम करना बहुत मुश्किल था कि दोबारा से इसको फिर से अपन करें, इसकी रिकाउंसलिंग करें तो बहुत मुश्किल काम था। इसलिए छोटी मोटी कोई काट छाट देख ली गई और इसको फाइनली मान लिया गया। ठीक है, फिर चलो बोले ठीक है ये तो काम ठीक है, बाउंड्री वगैरह भी बता दी कि 10 लाख के ऊपर एक खड़ा होकर कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाएगी, वो सब काम ठीक हो गया। फिर फाइनली हमने इलेक्शन का काम प्रोसेस शुरू किया। सोचा था, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो सोचा था हमने सोचा कि 1950 तक इलेक्शन हो जाएंगे, सोचा था। क्योंकि निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने क्या सोचा कि बस सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आराम से 1950 तक चुनाव करा लेंगे और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन काम बहुत मुश्किल था, ऐसा इतना इजी काम नहीं था। दो बार चुनाव को मतलब स्थगित करना पड़ा। स्थगित का मतलब होता है रोकना पड़ा। एक बार स्थगित हुआ, फिर वो स्थगित हुआ, 2 बार चुनाव को रोकना पड़ा, स्थगित हुआ, और फाइनली हमने अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 ये टाइम पीरियड है। और फिर महीना भर लग गया हमारे मतगणना में। ठीक है, महीना भर मतगणना के अंदर लग गया। मतगणना तो समझते होंगे, मतलब जब वापस वोटों की काउंटिंग हुई, ठीक है, उसमें लग गया महीना भर। तो जो टोटल टाइम लगा कंप्लीट, वो 6 महीने का टाइम हमारे को लगा। 6 मंथ्स का टाइम पीरियड हमारे को लगा और फाइनली बहुत तरीके से इलेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, और जैसे इलेक्शन हुआ तो कुछ वो मैंने आपको बताया भी था, 4-5 जो हमारे आलोचक थे, आलोचना करने वाले लोग थे, आलोचक जो हमारी मतलब बुराई करते थे कि नहीं ये कैसे कर लेंगे, उनके भी आप चाहो तो पहला तो मैंने आपको लिखवाया था हिंदुस्तानी संपादक, यानी कि इंडियन एडिटर। ठीक है, ये थोड़े लिख लो तो ज्यादा बढ़िया रहता है। हिंदुस्तानी संपादक ने क्या बात कही थी? हिंदुस्तानी संपादक था एक, उसने कहा था कि ये इतिहास का, समझ रहे हो ना, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, चुनाव कराने की बात के लिए कह रहे हैं, वो सबसे बड़ा जुआ होगा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ होगा, यानी कि द बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री। आज तक इतिहास का सबसे बड़ा बिगेस्ट गैम्बल होगा। ये बात कही थी हमारे इंडियन एडिटर ने, हिंदुस्तानी संपादक ने। और ऐसे ही एक बात और बता दूं, जो हमारे थे, एक पत्रिका चलती थी, एक मैगजीन चलती थी, ठीक है, पत्रिका का नाम था ऑर्गेनाइजर। ये पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में, ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर मैगजीन, एक मैगजीन चलती थी ऑर्गेनाइजर। इसने भी कहा था कि जो नेहरू है, शॉर्ट में देता हूं, नेहरू है ना, वो अपने जीते जी देखेंगे कि जो मैंने ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक जो मताधिकार करवाया है, इस पर वो एक दिन पछताएंगे। ठीक है, वो बहुत बुरे पछताएंगे और वो इसके अंदर फेल हो जाएंगे, मतलब असफल हो जाएंगे, और फिर ये कहेंगे कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर इलेक्शन करवाया, वो भी भारत के अंदर। ये इसने इस मैगजीन के अंदर लिखा गया। ठीक है, और एक अंग्रेज नुमाइंदा था, मतलब एक नुमाइंदा, एक नो है, नुमाइंदा का मतलब एक ICS अधिकारी था ये, बट वो ब्रिटिश था। ठीक है, ब्रिटिश था, ICS। इसने कहा कि
ये जो है ये लोग कर रहे हैं जो ये अनपढ़ों का, ठीक है, अनएजुकेटेड का मतलब अनपढ़ों का मतदान कराने की एक बेढंगा एक नौटंकी रहेगी। देखना आप लाइव में देखोगे तो आने वाला वक्त ये देखेगा कि लाखों संख्या में अनपढ़ों ने मतदान किया या फिर लाखों अनपढ़ों ने ये मतदान करने की नौटंकी करी। ये 2-3 बातें थोड़ी शॉर्ट में लिख लोगे, जिसके बारे में आप क्या करोगे, जब जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो परफेक्टली लाइव पर फिर आगे आपको इजीली रिवाइज होते रहेंगे। ये सब ये बातें जो इनकी थी, इनको हमने बिल्कुल इनका मुंह बंद कर दिया। जैसे ही हमारे इलेक्शन हमने करवाए, बहुत शानदार तरीके से इलेक्शन हुए। हालांकि हमें ये पता जरूर है कि 15% लोग ही ओनली फॉर शिक्षित थे, ये तो हमें पता है, शिक्षित थे नहीं। पॉपुलेशन 15% पॉपुलेशन शिक्षित थी, हमारी एजुकेटेड थी, बाकी सारे के सारे क्या थे, अनपढ़ थे। और मोस्टली ये भी महिलाएं तो बिल्कुल अनपढ़ थी, ऐसा मामला बहुत बुरा था। एजुकेशन 50% हमारे उस टाइम पर था, एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। फिर हमने फाइनली क्या करा, जो हमारा इलेक्शन हुआ वो 1952 की अंदर मैं बात बताता हूँ कि होना तो शायद अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक चला था, लेकिन उस चुनाव को कहते हैं 1952 का प्रथम आम चुनाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1952 का प्रथम आम चुनाव, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 ध्यान रखना हुआ। तो 51 से लेके 52 तक था, लेकिन इस चुनाव का नाम क्या है, 1952 का प्रथम आम चुनाव, वो भी लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का था, लोकसभा का आम चुनाव था, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव, ठीक है। जैसे ही आम चुनाव ये लोकसभा का जैसे ही हमने कराया, उस टाइम पर जो हमारे पास में जो लोकसभा मेंबर थे, यानी कि ऐसा मान लो कि एमपी थे, वो टोटल एमपी थे 489, ठीक है, 49 थे। और इस 1952 के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, और कांग्रेस पार्टी ने इस 489 में से 364 सीट कांग्रेस पार्टी को आई। और जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भारतीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी सीटें आई 16। एक थी जनसंघ, ठीक है, जनसंघ इंग्लिश में वैसे लिखा हुआ, इसकी 3 सीटें आई थी और इसकी 16 सीटें आई थी। मोस्टली बाकी कुछ निर्दलीय छोटे बड़े दलों के थे, और 364 सीट के ऊपर कांग्रेस जीती और कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर मैं आपको और बता दूं कि उस टाइम पर जो चुनाव हुए थे, ये 300 सीटें जो जीती इसने, 300 प्लस, ये था 1952 का। फिर सेकंड चुनाव हुआ 1957 में, 1957 के अंदर, और ये जो इलेक्शन हुआ था ये 494 सीट पर हुआ, 494 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ। और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी फिर दबदबा रहा कांग्रेस का, कांग्रेस फिर यहाँ पर जीतती है और कांग्रेस की सीटें आई 371 सीट है। बाकी छोटी मोटी पार्टियों की वही मामला था, लेकिन आपको बेसिकली इसकी याद रखनी है, ज्यादा याद डेटा याद रखना नहीं है, क्योंकि बस यही देखना है चैप्टर में, यही है चैप्टर का नाम क्या है, एक दल का प्रभुत्व, मतलब एक पार्टी ही बार बार क्यों जीत रही थी, उसके पीछे वो पढ़ेंगे हम चैप्टर के अंदर। लेकिन इससे पहले इतिहास, हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी था। फिर 5 साल बाद में 1962 के अंदर फिर से इलेक्शन हुआ, और ये चुनाव, ये भी इलेक्शन वापस वही 494 पे सीट पे हुआ था, 494 सीट पर हुआ था। और फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर जीतती है, और कांग्रेस की सीट एक बार थोड़ी सी 10 कम रहेगी, लेकिन 361 सीटें कांग्रेस की यहाँ पर भी आई। लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती जा रही है। इसके पीछे कुछ कारण थे, कांग्रेस पार्टी बार बार क्यों जीत रही है, इसके पीछे कारण या लॉजिक ये थे। एक तो नेहरू, जो नेहरू है वो नेहरू जी आ रही, नेहरू लोकप्रिय नेता थे, जादूगर आदमी है, करिश्माई व्यक्ति, ठीक है। करिश्माई व्यक्ति का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, 11th में एक बुक भी पढ़ी थी अपने, कि राजनीति के अंदर वही बंदा सक्सेस होता है जो बोलने का माहिर हो, बोलने में चतुर हो, जो स्पीकिंग मजबूत हो, तरीका हो, तौर तरीका हो, बात को छोटे को बड़ा रूप देखिए कहना आता हो, करिश्माई व्यक्ति कहलाता है। और जनता में वही लोकप्रिय होगा जो बोलता है, थोड़ा बहुत काम करता है। और नेहरू भी लोकप्रिय था, करिश्माई व्यक्ति थे, और इनकी वजह से ही कांग्रेस सरकार जीत रही थी। एक बात तो ये कारण था। तो दूसरा कारण का कांग्रेस जीतने का ये भी था कि उस टाइम पर जितने भी जो लीडर या नेता थे ना कांग्रेस के अंदर, वो सारे के सारे स्वाधीनता संग्राम वाले थे, यानी कि जो हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है, उसके नेता थे सारे के सारे।
हम जब ने इंडिया को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़े थे ना, उसमें सारे ही नेता वही थे, चाहे नेहरू जी भी वही हो, जितने भी थे, भीमराव अम्बेडकर साहब, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वही थे जो उस टाइम पर हमारे देश को आजाद कराने में थे। तो लोग उन्हीं को जानते थे, लोगों की वही पसंद थी, इसलिए, और वो सारे के सारे चले गए कांग्रेस में, तो इस वजह से कांग्रेस बार बार जीत रही थी। दूसरी बात, कांग्रेस जो पार्टी है वो गठबंधन कोalition बना के चलती थी हर किसी छोटी मोटी पार्टियों से, तो और भी लोगों के उसके सहानुभूति थोड़ा मतलब होता है ना, वो भी काफी रहा। इस तरीके से ये जो हमारे मैंने आपको थोड़ा छोटा मोटा चार्ट लिखवाया है वो आपको नोट करना है, ठीक है। और छोटी मोटी बात मैं आपको लिखाना चाहूँ तो लिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन था उसने 3 लाख, शॉर्ट में लिखना होगा, 3 लाख लोगों को लगाए थे, जिसके अंदर 3 लाख जो अधिकारी और जो चुनाव कराने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी, उनको लगवाया था। 3 लाख के करीब लोग थे जो चुनाव के अंदर लगे, यानी अफसर और जो हमारे पोलिंग, जिनको अपन बोलते हैं पोलिंग स्टाफ, ठीक है, चुनाव को काम कराने वाले व्यक्ति को पोलिंग स्टाफ कहलाता है। 3 लाख के करीब लोगों को लगाए, जबरदस्त तरीके से इलेक्शन करवाया और इलेक्शन बिल्कुल सक्सेस हुआ। हर व्यक्ति से पूछा गया, सभी ने हाँ करी। इसीलिए इस हमारे 1952 के चुनाव को, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दें, 1952 के जो चुनाव हुआ था, इस 1952 के चुनाव को यानी इलेक्शन ऑफ 1952, इसको कहा जाता है लोकतंत्र के, इसके बारे में कहा जाता है लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था, मील का पत्थर। और बहुत सारे कंट्री ने हमारे देश ने ये बात सीखी थी, यानी कि द लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत बड़ी बात है ये, इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, सारे के सारे बहुत मोस्टली पीपल अनपढ़, और फिर इस काम को सक्सेस करना बहुत बड़ी बात थी। तो ये मील का पत्थर साबित हुआ था आज तक के इतिहास में, कि मैंने छोटी मोटी जितनी बातें बताई हैं और जो स्टोरी सुनाई है मैंने, उस स्टोरी को थोड़ा सा ये जो लिख लोगे तो स्टोरी याद रहेगी, वरना कहानी बोल सकते हो, ठीक है। और कहानी याद रह गई तो मोस्टली चैप्टर कवर हो गया, ठीक है। इस आज के सेशन में अपन ने क्या पढ़ा, कांग्रेस तक पहुंच गए अपन। अब बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फिर एक जबरदस्त स्टोरी पढ़ाऊंगा और फिर नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। अभी अपन ने जो पढ़ा उसके ऊपर नोट्स अपन ने बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया, इसको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। जो भी मैंने 2 क्वेश्चन आज लिए हैं, भारतीय राजनीति में 1952 से 1966 के युग को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहकर पुकारा गया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। इन इंडियन पॉलिटिक्स the period of 1952 to 1966 has been called the period of one party dominance. Do you agree with the statement? अगर हाँ यस हो तो उसका कारण भी बताओ, एक्सप्लेन करो। अभी मैंने आपको कहा लगातार कांग्रेस जीत रही थी, यहाँ पर मतलब सिर्फ कांग्रेस है, एक पार्टी का मतलब कांग्रेस पार्टी बार बार जीत रही थी। जीतने के पीछे कारण क्या थे मैंने बता दिया, अभी और शानदार तरीके से लिखा दिया मैंने, लिख लेंगे। पहला आप लिखेंगे हाँ हम इस कथन से सहमत हैं, यस वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। कारण कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में, ये दृश्य ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, परिदृश्य में कांग्रेस का वर्चस्व लगातार 3 दशकों तक, मतलब लगभग 30 साल तक लगातार बना रहा, जिसके परिणामों से स्पष्ट होता है। क्या क्या परिणाम तो लिखा दूंगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस dominated the political independence of India for 3 consecutive decades, which is clear फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। 3 रिजल्ट आपके सामने हैं। प्रथम चुनाव 1952 का, कांग्रेस 449 में 364 चुनाव जीत गई। सेकंड 1957 के अंदर हुआ, और 1957 494 थोड़ी सीटें बढ़ गई थी, 5 सीटें बढ़ गई, फिर भी 371 सीट जीती कांग्रेस, फिर सरकार बनी। 1962 के अंदर 494 में 361 सीट लेके कांग्रेस फिर जीती। ये परिणाम हमने सामने दिखा दिए कि ये 3 दशक थे जहां पर लगातार जीत रही थी। और फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट वो है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चुनाव एक दल के प्रभुत्व का, जो एक दल का प्रभुत्व रहा था, उसके कारण, क्योंकि अभी हम पूरी बात को सही साबित करेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि कांग्रेस कब जीती, अब हम उसके पीछे रीजन बता रहे हैं, क्या कारण रही कांग्रेस लगातार जीती, ठीक है। यानी फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन इलेक्शंस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। क्या कारण थे? पहला कारण, कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था,
हर लोग पसंद करते थे कांग्रेस को, क्योंकि उसके नेता जो थे उनको सब लोग जानते थे, वही थे जब हम आजादी के अंदर हमारे साथ थे। तो सभी वर्ग, चाहे वो कोई सा भी एसटी, एससी, गरीब, सब वर्ग, सभी तबका, यानी द कांग्रेस पार्टी हैड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सेक्टर्स, सब तरह से उनको सपोर्ट था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ना उदारवादी थी, उदारवादी, उग्रवादी, साम्यवादी जितने भी नेता थे उनका एक महान मंच था। हर तरह के लोग, चाहे वो उदारवादी हो, चाहे वो उग्रवादी हो, चाहे वो साम्यवादी हो, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वो ये कांग्रेस पार्टी वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरल, एक्सट्रीमिस्ट और कम्युनिस्ट लीडर, सबका एक मंच था, पूरा एक ग्रुप था। इसमें हर तरह के नेता शामिल थे, और हर तरह के नेता अगर शामिल है तो सीधी सी बात है हर तरह की जनता भी साथ में होगी। और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, इनके बारे में अपने 11th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके। ठीक है, इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज वुड टुगेदर, इसलिए ये भी कारण था। दूसरा मेन कारण था कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। द कांग्रेस एट जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट करिश्मेटिक एंड पॉपुलर लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी कारण था। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरा कारण था कि कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है द लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जब हमने स्ट्रगल किया था आजादी के लिए, उस टाइम पर वो सारे लोग, वही नेता थे जो उस टाइम पर थे, वो सारे के सारे कांग्रेस में शामिल थे। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक अग्रणी नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। वही लोग जो अंग्रेज को भगाने में थे, लोग उनको जानते थे और वही चुनाव लड़ने के लिए आगे। सीधी सी बात है, लोग वोट उन्हीं को देंगे तो वो जीत गए। ठीक है, मैनी लीडिंग लीडर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट वर नाउ कंटेस्टिंग एज कांग्रेस कैंडिडेट्स। ये कारण। चौथा कारण था कांग्रेस गठबंधनी सभा, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस हमेशा तालमेल बिठा के चलती थी। कांग्रेस गठबंधनी सभाओं के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। इन द कांग्रेस वाज टॉलरेंट ऑफ डिफरेंट फैक्शंस ड्यू टू इट्स कोएलिशन नेचर, और इसकी विभिन्न हितों और विचारधाराओं का समर्थन करे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। अगर कांग्रेस, देखो सीधी सी बात है, सरकार कब गिरती है? जब कोई एक मुख्यमंत्री जो लीडर होता है वो बाकी मंत्रियों से सही तरीके से बात नहीं करे, या हर किसी एसटी, एससी, हर गरीब तबके के लोगों को मंत्री नहीं बनाए, तब पार्टी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि हर विचारधारा के लोगों को कांग्रेस ने अपने साथ लेके चला। तो कोई भी लोग कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। इससे कांग्रेस का एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। ठीक है, और इस संदर्भ में दूसरी पार्टी कांग्रेस का कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प ले ही नहीं पाई, विकल्प भी नहीं ले पाई। यानी कि with this the Congress emerged a heavily centrist party. In this context, the other party could not be present at alternative to the Congress. कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था लोगों के सामने, कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ कांग्रेस दिखती थी, वोट करते थे, जीत जाती। ये चार वेरी इंपॉर्टेंट कारण लिख दिए मैंने कि बार बार एक ही पार्टी क्यों जीत रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट है, 100% हर साल मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बनता है, इसमें वापस भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली जो अपनाई, उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या चैलेंज। हालांकि मैंने अभी स्टोरी में सुना दिया, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिखेंगे? पहला कि सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना, ये पहला कारण, पहला हमारे सामने चैलेंज था। कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शन बाय यूनिवर्सल सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, भारत के आकार को देखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना बहुत मुश्किल मानता था भारत, या फिर बहुत मुश्किल था, मुश्किल मामला था। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज नेसेसरी फॉर होल्डिंग इलेक्शन। इसके अंदर अपन बात करते हैं पहली कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना आवश्यक था। पहली कठिनाई तो ये थी। ठीक है, दूसरी कठिनाई, इट वाज नेसेसरी टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल ऑफ एडल्ट पर्सन विद द राइट टू वोट। मैंने आपको इस सारी स्टोरी में लिखवा दिया था। पहला तो ये था कि सीमांकन कैसे करें बाउंड्री का चुनावी क्षेत्रों का, है ना, यानी कि होल्डिंग इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये अपन बात की थी। और दूसरी ये कि राइट, जो हर किसी के जो इलेक्टोरल रोल्स बनाएंगे, मतदाता सूची बनाएंगे, वो कैसे बनाए, ये दो बड़े चैलेंज थे। बोथ दीज टास्क वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एट दैट टाइम। ये दोनों ही काम उस समय अत्यंत कठिन और समय लगने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है निरक्षरता और गरीबी। सारे के सारे लोग इलिटरेट यानी अनएजुकेटेड, और गरीबी ऊपर से। ये भी कारण था कि उस वक्त देश के मतदाताओं में महज 15% लोग ही साक्षर थे। मतदाताओं की बड़ी संख्या गरीब और अनपढ़ लोगों की थी, और ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी थी।
ठीक है, यानी कि एट दैट टाइम ओनली 50% ऑफ द वोटर्स ऑफ कंट्री वर लिटरेट, a large number of voters were poor, from poor and illiterate people, and in such environment the election was a difficult task for democracy. बहुत मुश्किल काम था। तीसरा फिर आप समझते ही वहां पर उस टाइम पर सांप्रदायिकवाद, क्योंकि मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता फैला के चली गई थी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये तो आज भी चल रहे हैं, उस टाइम पर भी थे। देश में अनेक दलों जैसे हिंदू महासभा, ये गठ बन गई, मुसलमानों की मुस्लिम लीग बन गई, इसने सांप्रदायिक आधार अपना लिया। हिंदुओं को हिंदू महासभा अच्छी लगती है, मुसलमानों को मुस्लिम लीग अच्छी लगती है, तो एक सांप्रदायिक माहौल हो गया। और सांप्रदायिक माहौल पर कभी भी वोट सही तरीके से नहीं होते, अच्छे नेता चुन के बाहर नहीं आते, वो अपने जाति धर्म को देख के वोट देंगे। तो सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में बाधक बने हुए थे। यानी कि कास्टिज्म और रीजनलिज्म, मतलब रीजन, क्षेत्रवाद, और कम्युनलिज्म। Many parties in the country like Hindu Mahasabha, Muslim League, etc. had adopted communal basis. They were influencing voters and communal lines, which were hindrance to fair and free elections. यानी कि बाधा का काम कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इस तरीके से अपने दो तो मैंने क्वेश्चन लिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुना दी है। और आई थिंक इतनी प्यारी स्टोरी आप अगर सुन ली तो परफेक्टली गारंटी देता हूँ आपको कि पूरा चैप्टर आपको एक दिन पूरा याद हो जाएगा। स्टोरी इतनी तो सुन चुके, अब मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा वो करूंगा पार्टियों की। कौन सी पार्टी बनी, किस पार्टी को किसने बनाया, कौन कौन उसके अंदर नेता थे, क्या क्या कारण थे, और कैसे कैसे चुनाव हुए, और फिर अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बहुत मजेदार। पॉलिटी को, हिस्ट्री को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को इतना परफेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसा बस मैं पढ़ाऊँ वैसा पढ़ते जाओ आप। एक दिन एनसीईआरटी आपकी पूरी जो वहां पे होगी, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। आपको पीडीएफ भी मिल रही है जो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा, हालांकि वो तो आपकी सुविधा के लिए कर दिया गया है, आपको मेरे साथ के साथ उतारना है। क्योंकि हो सकता है कभी भी जब नोट्स बनाते हो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, ऐसे तीर का निशान लगा के, एरो लगा के साइड में लिख लिया करो कहीं पर। क्योंकि ये रजिस्टर वैसे भी स्कूल का रजिस्टर नहीं है, मैंने आपको कह दिया कि आपको मेरा रजिस्टर अलग बनाना है, ताकि बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा लिख लो, तो बहुत ईजी रहेगा आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और फिर आपको टेस्ट जो देना ही देना है, और टेस्ट को भी आपको रजिस्टर के अंदर उतारना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट क्लास के साथ।